हाय गाइस। तो आज के लेक्चर में बात करेंगे CO2 का परिवहन। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र, डिसोसिएशन कर्व ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जहाँ पर हमने देखा था कि जो कर्व होता है वो लेफ्ट साइड और राइट साइड कैसे डिस्प्लेस होता है वो। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं CO2 का परिवहन, यानी कि ब्लड के अंदर जो CO2 होती है उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वो। तो आज का अपना टॉपिक है CO2 का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। CO2 का परिवहन कैसे होता है? हमने देखा था कि जो O2 का परिवहन होता है वो ब्लड के अंदर दो माध्यम से होता है, एक तो हीमोग्लोबिन के साथ बंधित अवस्था में और दूसरा प्लाज्मा जल में घुलित अवस्था में। ऑक्सीजन का परिवहन, जहाँ पर हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन के साथ बंधित अवस्था में 97% जो ऑक्सीजन होता है उसका परिवहन होता है, और जो 3% ऑक्सीजन बचती है उसका परिवहन किसके द्वारा होता है, उसका हमने पढ़ा था प्लाज्मा जल में घुलित अवस्था में। तो यहाँ पर हम अगर CO2 के परिवहन की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो 3 माध्यमों से होता है। कितने माध्यमों से होता है? 3 माध्यमों से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन उसकी बात करें तो 3 माध्यम से इसका परिवहन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। तो जो पहला माध्यम है वो है प्लाज्मा जल में घुलित अवस्था में, जो प्लाज्मा जल होता है उसके साथ घुलित अवस्था में। तो पहला माध्यम है प्लाज्मा जल में घुलित अवस्था में, प्लाज्मा जल में घुलित अवस्था में। तो जहाँ पर बात करते हैं प्लाज्मा जल में घुलित अवस्था में, तो उसमें 7% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। कितने प्रतिशत? 7%। जो कुल कार्बन डाइऑक्साइड है उसका 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका परिवहन होता है प्लाज्मा जल में घुलित अवस्था में। 7% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन प्लाज्मा जल में घुलित अवस्था में होता है। क्लियर? और जो दूसरा माध्यम है वो है हीमोग्लोबिन के साथ बंधित अवस्था में। किस रूप में? HB, यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ बंधित अवस्था में, यानी कि बॉन्ड बनाकर हीमोग्लोबिन के साथ बंधित अवस्था में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो कार्ब अमीनो यौगिक बनाता है, यानी कि अर्थात किस रूप में? अर्थात हम बात करें किस रूप में? कार्ब अमीनो यौगिक के रूप में, कार्ब एमिनो यौगिक के रूप में, कार्ब एमिनो यौगिक के रूप में। तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हीमोग्लोबिन के साथ बंधित अवस्था में, यानी कि कार्ब अमीनो यौगिक के रूप में 23% CO2 का परिवहन होता है। कितना? 23%। यानी कि 7% CO2 का परिवहन तो होता है प्लाज्मा जल में घुलित अवस्था में, और 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड है 23% उसका परिवहन किस रूप में होता है? हीमोग्लोबिन के साथ बंधित अवस्था में, यानी कि कार्ब अमीनो यौगिक के रूप में। क्लियर यहाँ तक? और एक और तीसरा माध्यम जो है, बची कितनी? 23 और 7 यानी कि 30%, तो बची कितनी? 70%। तो 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका परिवहन होता है प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट लवण के रूप में। किस रूप में? बाइकार्बोनेट लवण के रूप में। तो तीसरा माध्यम कौन सा है? प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट लवणों के रूप में, बाइकार्बोनेट लवणों के रूप में। इसमें कितने प्रतिशत CO2 का परिवहन होगा? बची हुई 70% CO2। तो जहाँ पर अगर ऑक्सीजन के परिवहन की बात करें तो उसका जो परिवहन होता है उसके परिवहन के लिए दो माध्यम थे, एक तो 3% प्लाज्मा जल में घुलित अवस्था में और 97% हीमोग्लोबिन के साथ बंधित अवस्था में। क्लियर? और CO2 के परिवहन की बात करें तो उसके परिवहन की 3 माध्यम है। पहला तो कौन सा? प्लाज्मा जल में घुलित अवस्था में कितना प्रतिशत? 7% CO2 जाएगा। दूसरा हीमोग्लोबिन के साथ बंधित अवस्था में, अर्थात किस रूप में? कार्ब एमिनो यौगिक के रूप में। कितना परसेंट? 23%। और तीसरा है प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट लवणों के रूप में। उस रूप में कितने प्रतिशत CO2 जाएगी? 70% CO2 का परिवहन होगा। क्लियर यहाँ तक?
तो चलिए आगे देखते हैं ये सब परिवहन होता कैसे है वो। तो चलिए अब देखते हैं CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वो। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सेल की, तो हम शुरू में बना लेते हैं, एक सेल बना लेते हैं। ये हमने एक सेल बना ली। अब इस सेल के अंदर अगर हम बात करते हैं, ये सेल है और इस सेल के अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो सेल के अंदर क्या होगी, CO2 प्रोड्यूस होती है। तो इसकी वजह से सेल के अंदर जो CO2 का प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। तो सेल के अंदर क्या होती है, CO2, और इस CO2 का प्रेशर कितना होता है, अगर इस CO2 के प्रेशर की बात करें तो CO2 का प्रेशर होता है 40 mm ऑफ Hg होता है सेल के अंदर। और जो O2 होती है उसका प्रेशर सेल के अंदर कम होता है। अगर O2 के प्रेशर की बात करें तो उसका जो प्रेशर होता है वो होता है 20 mm ऑफ Hg होता है सेल के अंदर। O2 का प्रेशर कितना होता है 20 mm ऑफ Hg, और CO2 का प्रेशर कितना होता है 40 mm ऑफ Hg। क्योंकि विभिन्न प्रकार के अंदर रिएक्शंस होती है जिसमें O2 क्या होती है, कंज्यूम होती है, और CO2 प्रोड्यूस होती है, यानी कि O2 का उपयोग होता है, जिससे O2 का प्रेशर कम होता जाएगा, O2 की मात्रा कम होती जाएगी, और CO2 क्या होगी, रिलीज होगी, इसीलिए सेल के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ती जाएगी। अब इस CO2 को क्या करना है, बॉडी से बाहर निकालना है, समझ पा रहे हो। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए अब जैसे कि यहाँ से क्या गुजरेगी, वैसेस गुजरेगी, वाहिनियाँ, रक्तवाहिनियाँ। यहाँ पर हम बात करते हैं रक्तवाहिनी की, तो यहाँ से रक्तवाहिनी गुजरेगी, और उस रक्तवाहिनी में यहाँ से जो ब्लड वेसल्स गुजर रही है, जो रक्तवाहिनी गुजर रही है उसमें क्या है, प्योर ब्लड है। तो यहाँ से कौन सा ब्लड आ रहा है, प्योर ब्लड आ रहा है, PB, यानी कि प्योर ब्लड। अब उस प्योर ब्लड में क्या होगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो होती है उसका परिवहन दो माध्यम से होता है, एक तो प्लाज्मा जल में घुलित अवस्था में, और दूसरा हीमोग्लोबिन के साथ बंधित अवस्था में। तो हीमोग्लोबिन के साथ बंधित अवस्था में किस रूप में होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, HbO2 ये यहाँ पर क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसकी हम बात करें तो ये यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। तो 97% ऑक्सीजन का परिवहन तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, हीमोग्लोबिन के साथ बंधित अवस्था में, ये हीमोग्लोबिन है, और ये O2 के साथ जुड़ा हुआ बॉन्ड बनाकर, और 3% प्लाज्मा जल में घुलित अवस्था में होता है। तो यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन वो टूट जाएगा किसमें, हीमोग्लोबिन प्लस O2 में, वापस किस में टूट जाएगा, हीमोग्लोबिन प्लस O2 में टूट जाएगा। अब इसके टूटने के कारण इस रक्त में अब क्या होगा, हीमोग्लोबिन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। अब ये ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, सेल के अंदर जहाँ पर इसकी डिमांड है। तो ये O2 कहाँ पे चली जाएगी, सेल के अंदर। O2 कहाँ चली जाएगी, सेल के अंदर चली जाएगी। और जो सेल की CO2 है वो कहाँ पर आ जाएगी, ये सेल की CO2 कहाँ आ जाएगी, रक्त में आ जाएगी। तो ये CO2 आ गई रक्त में, ये सेल की CO2 कहाँ आ गई, रक्त में। तो अब ये CO2 आ गई रक्त में, कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में आ गई। यानी कि सेल के अंदर जो CO2 थी, जो बनी थी विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के दौरान, तो सेल के अंदर जो CO2 थी जो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के दौरान बनी थी, वो सारी CO2 कहाँ गई, अब रक्त के अंदर आ गई, और रक्त की O2 कहाँ चलेगी, सेल के अंदर चली गई। अब इस CO2 का आगे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन, आगे परिवहन। तो इस CO2 का आगे परिवहन 3 माध्यम से होता है। कितने माध्यम से होता है, 3 माध्यम से। एक तो 7% प्लाज्मा जल में घुलित अवस्था में, 23% हीमोग्लोबिन के साथ बंधित अवस्था में कार्ब अमीनो यौगिक के रूप में, और 70% किस रूप में होता है, बाइकार्बोनेट लवणों के रूप में। 7% किस रूप में होता है, प्लाज्मा जल में घुलित अवस्था में, 23% हीमोग्लोबिन के साथ बंधित अवस्था में, और 70% यानी कि 70% किस रूप में होता है, बाइकार्बोनेट लवणों के रूप में। क्लियर। तो चलिए इसको समझते आगे प्रक्रिया पूरी होती कैसे हो। यहाँ पर हम इसको पूरा डायग्राम में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 7%। 7% जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका परिवहन किस रूप में हो रहा है, प्लाज्मा जल में घुलित अवस्था में। तो ये 7% जो CO2 है वो CO2 किसके साथ बॉन्ड बनाएगी, प्लाज्मा जल के साथ, H2O, किसके साथ, प्लाज्मा जल के साथ, और क्या बनाएगी यहाँ पर, H2CO3, क्या बनेगा, H2CO3 बनेगा। तो ये H2CO3, ये कितने, यहाँ पर ये CO2 कितने आ गई, ये कितनी CO2 आ गई, ये आ गई अपने 7%। क्लियर, ये पहला माध्यम हो गया। तो
तो 7% CO2 का परिवहन किस रूप में हुआ? प्लाज्मा जल में घुलित अवस्था में, क्योंकि जो रक्त है उसमें क्या होता है? प्लाज्मा होता है। रक्त के संगठन की बात करें तो 55% प्लाज्मा और 45% सॉलिड पार्ट होता है। ब्लड की अपन बात करें अगर ब्लड के कंपोजिशन की, तो कितना 55% क्या होता है? प्लाज्मा वाटर, प्लाज्मा जल होता है, और बचा कितना 45%। तो 45% क्या होता है उसमें? सॉलिड पार्ट, यानी कि कणिकाएं। उसमें क्या क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और साथ में क्या होती है? प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों होती है। तो 7% CO2 जो होती है वो क्या होती है? उस प्लाज्मा जल के साथ घुल जाती है और क्या बनाती है? H2CO3। तो ये 7% CO2 का परिवहन हो गया। अब बात करते हैं 23%। तो 23% जो होती है उसका परिवहन किस रूप में होता है? हीमोग्लोबिन के साथ बंधित अवस्था में। समझ पा रहे हो? किस रूप में हो रहा है? हीमोग्लोबिन के साथ बंधित अवस्था में। अब हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? आरबीसी के अंदर। क्लियर? तो हम एक आरबीसी बना लेते हैं पहले। आरबीसी हीमोग्लोबिन के साथ बंधित अवस्था में होता है। तो हमने आरबीसी बनाई है हमने अंदर, तो उसके अंदर क्या होगा? हीमोग्लोबिन। तो वो CO2 23% CO2 किसके साथ जुड़ेगी? हीमोग्लोबिन के साथ। तो ये CO2 प्लस हीमोग्लोबिन के साथ, लेकिन किस रूप में? कार्ब अमीनो यौगिक के रूप में। तो वो किसके साथ जुड़ेगा? HbNH2 के साथ। कितनी? 23%। ये रही 23% CO2 किसके साथ जुड़ रही है? हीमोग्लोबिन के साथ। और किस रूप में परिवहन होगा उसका? कार्ब अमीनो यौगिक के रूप में। तो ये क्या बन जाएगा? HbNH और COOH क्या बन जाएगा? HbNH तो ये हो गई 23% HbNH के रूप में। तो ये जो आप 23% देख रहे हो वो किस रूप में है? कार्ब अमीनो यौगिक के रूप में। ये हो गई कार्ब एमिनो यौगिक के रूप में। कार्ब अमीनो यौगिक के रूप में, सेकंड नंबर। दूसरा माध्यम, तो पहला परिवहन किस रूप में हो रहा है? प्लाज्मा जल में घुलित अवस्था में 7% CO2। दूसरा हीमोग्लोबिन के साथ बंधित अवस्था में कार्ब अमीनो यौगिक के रूप में, यानी कि HbNH के रूप में। कितने प्रतिशत? 23%। अब बात करते हैं 70% की, कि 70% का परिवहन कैसे होता है वो। तो यहाँ पर ध्यान देना, 70% जो है उसका परिवहन कैसे हो रहा है? बाइकार्बोनेट लवणों के रूप में। तो 70% CO2 के परिवहन के लिए क्या होगा कि पहले जो CO2 है 70% वो जुड़ेगी प्लाज्मा जल के साथ, H2O के साथ, और वो जो है वो बना देगी, क्या बनाएगी? H2CO3 बनाएगी। H2CO3 बनाएगी। तो ये जो H2CO3 बना, वो H2CO3 जो है वो दो आयनों में टूट जाएगा। कौन कौन से दो आयनों में? ध्यान देना, H2CO3 दो आयनों में टूट रहा है। एक तो टूट रहा है H प्लस प्लस HCO3 माइनस, इन दो आयनों में टूट रहा है H प्लस प्लस HCO3 माइनस। अब ये जो H प्लस होता है, ये जो H प्लस वो उस आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है, और वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर बनाता है HHB बनाता है। और ये जो HHB होता है, इसके कारण ध्यान देना, इसके बनने के कारण जो pH होता है रक्त का वो नियंत्रित रहता है। तो इसके बनने के कारण HHB, इसके बनने के कारण जो रक्त का pH होता है वो नियंत्रित यानी कम रहता है। बनने के कारण pH क्या रहता है? pH कम रहता है, यानी कि pH नियंत्रित रहता है HHB के बनने के कारण। क्लियर यहाँ तक? अब आगे देखना, ये जो HCO3 बना है, HCO3 माइनस जो एनायन बना है, तो रक्त के बाहर अगर प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में क्या होता है? NaCl होता है। प्लाज्मा में क्या होता है? NaCl होता है। तो प्लाज्मा में जो NaCl होता है, वो NaCl जो होता है वो टूट जाता है Na प्लस और Cl माइनस में। किस में टूट रहा है? Na प्लस और Cl माइनस में। अब वो जो Cl यहाँ पर जो HCO3 माइनस है, अगर हम उसकी बात करें तो HCO3 माइनस जो होता है वो इस RBC बाहर आता है और Cl माइनस अंदर जाता है। ध्यान देना, ये Cl माइनस जो है वो कहाँ पर आ जाता है? RBC के अंदर आता है Cl माइनस। और ये जो HCO3 माइनस जो बना हुआ है, HCO3 माइनस वो RBC से बाहर आता है। HCO3 माइनस जो बना हुआ कहाँ आता है? RBC से बाहर आता है।
और ये जो आरबीसी की जो झिल्ली है उसको हम कहते हैं डोमेन झिल्ली। ध्यान देना, आरबीसी की जो झिल्ली है, आरबीसी के चारों ओर मेम्ब्रेन होती है, तो उस आरबीसी की झिल्ली को अपन क्या बोलते हैं? डोमेन झिल्ली या डोमेन मेम्ब्रेन, डोमेन झिल्ली। तो जो डोमेन झिल्ली होती है वो Cl- और HCO3- के लिए पारगम्य होती है, यानी कि उसके लिए परमेबल होती है, उनको आने जाने देती है। तो HCO3- बाहर गया तो उसको बैलेंस, जो नेगेटिव चार्ज था वो बाहर गया, उसको बैलेंस करने के लिए बाहर का नेगेटिव चार्ज अंदर आ रहा है। कौन सा? Cl-। तो Cl- अंदर आ रहा है और HCO3- बाहर जा रहा है। अब ये HCO3- कहाँ आ गया? बाहर आ गया। HCO3- कहाँ आ गया? पूरा HCO3- बाहर आ गया। अब ये जो HCO3- बाहर आया, वो HCO3- जो होता है वो जुड़ जाता है Na+ से। किससे जुड़ जाएगा? Na+ से। ये HCO3- किससे जुड़ेगा? Na+ से। तो ये जुड़ा Na+ प्लस HCO3-। तो इन दोनों के जुड़ने से क्या बनता है? NaHCO3। तो ये क्या बना? बाइकार्बोनेट बना ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर ये 70%, ये कौन सा माध्यम है? तीसरा माध्यम है, जिसके जरिए कितनी CO2 आई है? 70%। 23% किस रूप में आई है? कार्ब अमीनो यौगिक के रूप में। तो 70% CO2 किस रूप में आई? सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में, यानी कि बाइकार्बोनेट लवणों के रूप में। समझ पा रहे हो? अब यहाँ पर ध्यान देना एक चीज कि जो Cl- जो अंदर आता है उसको हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट रिएक्शन। जो Cl- जो अंदर आया, कहाँ पर? आरबीसी के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? क्लोराइड शिफ्ट रिएक्शन। तो आरबीसी की जो डोमेन झिल्ली होती है उसकी हम बात करें, आरबीसी की डोमेन झिल्ली, उसकी खास बात क्या है? डोमेन झिल्ली, ये जो झिल्ली जो होती है वो किसके लिए? Cl- एंड किसके लिए? HCO3-। इन दोनों के लिए पारगम्य होती है, दोनों के लिए पारगम्य, यानी कि उन दोनों के लिए परमेबल होती है, बाकी के लिए नहीं होती है। इन दोनों के लिए कैसी होती है? पारगम्य होती है। आरबीसी की डोमेन मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं, तो वो किसके लिए? Cl- और HCO3- दोनों के लिए पारगम्य होती है। और जो Cl- होता है वो कहाँ पर? ध्यान देना, Cl- प्लाज्मा से कहाँ जा रहा है? आरबीसी के अंदर। Cl- प्लाज्मा से कहाँ जा रहा है? आरबीसी के अंदर। ये आरबीसी बनाई है, तो प्लाज्मा से कहाँ जा रहा है? आरबीसी के अंदर। तो Cl- प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर जाता है, उसको हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट रिएक्शन। ध्यान देना, इसका नाम क्या है? क्लोराइड शिफ्ट रिएक्शन, क्लोराइड शिफ्ट अभिक्रिया इसको हम कहते हैं। जिसके अंतर्गत क्या होता है? प्लाज्मा में उपस्थित Cl- जो होता है वो कहाँ पर आता है? आरबीसी के अंदर आता है। समझ पा रहे हो? तो ये थी CO2 का ट्रांसपोर्टेशन। देखो एक बार ध्यान से देखना इसको पूरा, एक बार फिर हम समझते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि CO2 का जो परिवहन होता है वो 3 माध्यम से हो रहा है। तो जो CO2 का परिवहन हो रहा है वो कितने माध्यम से हो रहा है? 3 माध्यमों से। देखो सेल के अंदर CO2 बनी थी, तो वो CO2 कहाँ आई? रक्त के अंदर। और रक्त की O2 कहाँ चलेगी? सेल के अंदर। अब ये सेल उस O2 का यूज करेगी, और रक्त के अंदर CO2 थी वो कहाँ पर आएगी? सेल के अंदर CO2 थी वो कहाँ पर आएगी? रक्त के अंदर। अब ये CO2 जो है उसका 3 माध्यमों से परिवहन हो रहा है। एक तो 7% सीधे प्लाज्मा जल में घुल जाएगी, 7% सीधे प्लाज्मा जल में घुल गई और क्या बना दिया? H2CO3। और ये 7% CO2 का परिवहन हुआ। बाकी 23% क्या हो रही है? वो हीमोग्लोबिन के साथ बंधित अवस्था में जा रही है, लेकिन किस रूप में? कार्ब अमीनो यौगिक के रूप में। तो जो CO2 वो HbNH2 से जुड़ जाएगी और क्या बनाएगी? HbNH-COOH। HbNH, एक H2 में एक H यूज हुआ और C डबल और एक H ये रहा, तो HbNH-COOH के रूप में जा रही है 23% CO2, जिसको हम कहते हैं कार्ब अमीनो यौगिक के रूप में। बाकी की 70% किस रूप में जा रही है? बाइकार्बोनेट लवणों के रूप में। तो बाइकार्बोनेट लवण कैसे बन रहे? ध्यान समझना, CO2 जो हो रहा है वो जल के साथ जुड़ रहा है और क्या बना रहा है? H2CO3। इसके बाद H2CO3 जो होता है 2 आयनों में टूट जाएगा, कैटायन और एनायन, धनायन और ऋणायन। H2CO3 2 आयनों में टूट रहा है, H+ धनायन और HCO3- ऋणायन। तो उसमें क्या होगा? जो H+ है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर क्या बना रहा है? HHB। और इस HHB के बनने के कारण ही क्या होता है? उसकी रक्त की pH कम रहती है। समझ में आई बात? अब ये HCO3- जो कहाँ बना है? आरबीसी के अंदर बना है,
वो आरबीसी की डोमेन झिल्ली से बाहर जा रहा है। HCO3 माइनस आरबीसी की डोमेन झिल्ली से बाहर जा रहा है। तो जो आरबीसी के बाहर क्या होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा ये आरबीसी सॉलिड पार्ट है ना, तो प्लाज्मा आरबीसी के बाहर क्या है, प्लाज्मा जल है आरबीसी के बाहर। तो उस प्लाज्मा जल में क्या होता है, NaCl होता है। वो NaCl किस में टूट रहा है, Na प्लस और Cl माइनस में। तो यहाँ पर HCO3 माइनस जो था वो आरबीसी की डोमेन झिल्ली से बाहर गया था। तो आरबीसी के अंदर माइनस नेगेटिव आयन जो है, ऋण आयन है, उनकी मात्रा में कमी आई। तो उसको संतुलित करने के लिए प्लाज्मा का Cl माइनस अंदर आएगा और उसको हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट अभिक्रिया। अब ये HCO3 माइनस जो बाहर गया है वो बाहर उपस्थित Na प्लस से जुड़ जाएगा। Na प्लस से HCO3 माइनस, ये जो HCO3 माइनस है वो किससे जुड़ रहा है, Na प्लस से जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, NaHCO3। क्या बना, NaHCO3, और उसको हम क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो 70% CO2 का परिवहन किस रूप में हुआ, सोडियम यानी कि बाइकार्बोनेट लवण के रूप में। क्या बना, ये बाइकार्बोनेट लवण बना, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो 70% CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट लवण के रूप में, 23% CO2 का परिवहन कार्बन अमीनो यौगिक के रूप में, और 7% CO2 का परिवहन होता है प्लाज्मा जल में घुलित अवस्था में। क्लियर, ये था CO2 का परिवहन। और आरबीसी की डोमेन जो झिल्ली होती है, आरबीसी की जो झिल्ली है, चारों तरफ झिल्ली होती है, उसको हम कहते हैं डोमेन झिल्ली। उस झिल्ली का स्पेशल नाम है डोमेन झिल्ली। तो वो जो झिल्ली होती है वो केवल Cl माइनस और HCO3 माइनस दोनों के लिए ही पारगम्य है, मतलब इन दोनों को ही आने जाने देती है। और जो Cl माइनस है जो प्लाज्मा में होता है वो कहाँ पे जाता है, आरबीसी में जाता है। प्लाज्मा में कहाँ जा रहा है, आरबीसी के अंदर। उसको हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट अभिक्रिया। क्लियर यहाँ तक। तो चलिए अब देखते हैं CO2 का कोशिका में प्रवाह कैसे होता है वो। तो यहाँ पर अब जो ब्लड आया वो कैसा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, क्योंकि उस ब्लड के अंदर क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो है इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड। और इम्प्योर ब्लड के अंदर, उस अशुद्ध रक्त के अंदर हम बात करें तो उसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और उस कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन 3 माध्यम से हुआ था। पहला तो कौन सा, पहला कौन सा, हीमोग्लोबिन के साथ, सॉरी पहला प्लाज्मा जल में घुलित अवस्था में। तो पहला किस रूप में था, H2CO3 के रूप में। और दूसरा कौन सा था, हीमोग्लोबिन से बंधित अवस्था में कार्ब अमीनो यौगिक के रूप में, यानी कि HbNHCOOH के रूप में था। और तीसरा किस रूप में था, बाइकार्बोनेट लवणों के रूप में, यानी कि NaHCO3। तो ये रक्त के अंदर ये तीनों माध्यम में CO2 उपस्थित है। तो यहाँ पे जो CO2 का प्रेशर होता है वो कितना होता है, CO2 का। तो यहाँ पर जो CO2 है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उस रक्त इम्प्योर ब्लड है उसमें CO2 ही है। तो यहाँ पर CO2 का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 45 mm ऑफ Hg है। क्लियर। और ये ऊपर हमने एल्वुलाई बनाई है, तो हम एल्वुलाई की बात करें तो यहाँ पर जो CO2 का प्रेशर होता है इस एल्वुलाई में, यहाँ पर CO2 का प्रेशर होता है वो कितना होता है, अगर इसकी बात करें हम तो 40 mm ऑफ Hg होता है, 40 mm ऑफ Hg। और बाहर एटमोस्फेयर में CO2 का प्रेशर कितना है, 0.3 mm ऑफ Hg। और एटमोस्फेयर में जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है वो कितना होता है, 159 mm ऑफ Hg। ये किसका प्रेशर है, ऑक्सीजन का, एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रेशर। और एल्वुलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है, PO2 एल्वुलाई में वो कितना होता है, 104 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पर देखो CO2 का प्रेशर कितना है, 45 mm ऑफ Hg है, और यहाँ पर 40 और यहाँ पर 0.3। तो ये CO2 कहाँ पर चली जाएगी, एल्वुलाई के अंदर। तो ये जो CO2 है वो कहाँ चली जाएगी, एल्वुलाई के अंदर। और फिर एल्वुलाई से फिर CO2 कहाँ आ जाएगी, एटमोस्फेयर में, क्योंकि एटमोस्फेयर में CO2 का दाब और कम है। और गैसेस कहाँ से कहाँ जाती है, अधिक दाब से कम दाब की हो जाती है। और एटमोस्फेयर में CO2 का दाब कितना है, 159। तो वो एटमोस्फेयर की O2 कहाँ पे आएगी, एल्वुलाई के अंदर, कुपिका के अंदर, तो श्वास लेंगे तब। और यहाँ पर O2 का प्रेशर कम है, तो फिर अब ये O2 कहाँ पर जाएगी, कहाँ पे चली जाएगी, रक्त के अंदर। तो इस प्रकार ब्लड का प्योरिफिकेशन हुआ, ये समझ लो। लेकिन अब हमको समझना है कि जो टूटता है CO2 वो कैसे टूटता है, उस क्रिया को हमको समझना है। तो पहले जो H2CO3 है वो तो सीधा, सबसे पहले जो H2CO3 उसकी हम बात करें तो H2CO3 है वो सीधा टूट जाएगा किस में,
H2O प्लस CO2 में। जो प्लाज्मा जल में घुलित अवस्था में है वो CO2 सीधा पृथक हो जाएगी। तो पहली CO2 ये आ गई, जो कहाँ जाएगी, एल्वुलाई के अंदर जाएगी। अब बात करते हैं दूसरी CO2 की। दूसरी कौन सी, HbNH_COOH, हम उसकी बात करते हैं। तो वो सीधा टूट जाएगी Hb प्लस CO2 में, HbNH2 प्लस CO2 में। जो दूसरी CO2 है वो कौन सी दूसरी, HbNH_COOH। तो ये भी किस में टूट जाएगी, HbNH2 प्लस CO2 में। तो ये दूसरा जो माध्यम था उसकी CO2 प्राप्त हो गया हमें। अब बात करें तीसरे माध्यम की, NaHO3, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में है। उसके लिए क्या होगा कि जो HHB बना था, आपको पता है जो H प्लस था वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर क्या बना था, HHB बना था। वो HHB था वो टूट जाएगा H प्लस प्लस हीमोग्लोबिन में। इसमें टूटेगा H प्लस प्लस हीमोग्लोबिन में टूटेगा। और ये जो NaHCO3 है, NaHCO3 वो दो आयनों में टूट जाएगा। NaHCO3 है वो किस में टूट रहा है, ध्यान देना, वो टूटेगा Na प्लस प्लस HCO3 माइनस, इन दो आयनों में टूट जाएगा। अब ये जो HCO3 माइनस है वो इस H प्लस के साथ जुड़ जाएगा। ये HCO3 माइनस इस H प्लस के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, ध्यान देना, H प्लस प्लस HCO3 माइनस, इन दोनों के जुड़ने से क्या बनेगा, H2CO3। क्या बना, H2CO3। अब ये H2CO3 बन गया। अब ये जो H2CO3 वो क्या होगा, सीधा H2 और CO2 में टूट जाएगा। तो अब क्या होगा, जो H2CO3 जो बना, H2CO3 वो सीधा किस में टूट जाएगा, H2O प्लस CO2 में टूट जाएगा, सॉरी H2O प्लस CO2। तो ये हो गई तीसरा माध्यम CO2 का, सोडियम बाइकार्बोनेट लवणों के रूप में। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों CO2 आ गई। ये पहली CO2, ये दूसरी CO2 और ये तीसरे माध्यम वाली CO2। अब ये तीनों CO2 क्या होगी, विसरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप कहाँ चली जाएगी, एल्वुलाई के अंदर, और एल्वुलाई की O2 कहाँ जाएगी, इसके अंदर। तो यहाँ पर जो ब्लड आएगा, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर O2 आ गई, ये O2 पूरी अंदर आ गई। अब ये जो O2 है उसमें तो हमको पता है कि उस O2 में से 97% O2 तो किस रूप में जाएगी, हीमोग्लोबिन के साथ बंधित अवस्था में, और बाकी का जो 3% O2 है वो किस में जाएगा, प्लाज्मा जल के साथ। किसके साथ, प्लाज्मा जल के साथ। तो यहाँ से क्या होगा, O2 का परिवहन शुरू हो गया। फिर सेल के अंदर जाएगा, फिर O2 और हीमोग्लोबिन का बॉन्ड टूटेगा, CO2 और हीमोग्लोबिन का बॉन्ड बनेगा और वापस यहाँ पर आएगा। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर जो ब्लड है, यहाँ पर जो ब्लड है वो कैसा ब्लड है, प्योर ब्लड आएगा, यहाँ पर प्योर ब्लड, और यहाँ पर ये इम्प्योर ब्लड है। तो चलिए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या था, इम्प्योर ब्लड फ्रेम हुआ था। जो इम्प्योर ब्लड था उसमें CO2 तीन माध्यम से था। एक तो प्लाज्मा जल में घुलित अवस्था में H2CO3 के रूप में, हीमोग्लोबिन के साथ बंधित अवस्था में कार्ब अमीनो यौगिक के रूप में HbNH_COOH के रूप में, और तीसरा बाइकार्बोनेट लवणों के रूप में यानी कि NaHCO3 के रूप में। अब यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ, जो H2CO3 था वो सीधा टूट गया किसमें, H2O प्लस CO2 में। तो ये CO2 पृथक हो गई। दूसरा जो HbNH_COOH था वो टूट गया HbNH2 और CO2 में। तो ये दूसरी CO2 पृथक हो गई। और तीसरी CO2 किस रूप में थी, बाइकार्बोनेट लवणों के रूप में। तो उसके लिए क्या हुआ, जो RBC के अंदर HHB था वो HHB किस में टूटा, H प्लस प्लस HB में टूटा। और ये जो NaHCO3 था, बाइकार्बोनेट लवण, वो टूट गया दो आयनों में, Na प्लस और HCO3 माइनस में। तो ये जो HCO3 माइनस था वो किसके साथ जुड़ा, H प्लस के साथ, जो H प्लस पृथक हुआ था HHB से। तो HCO3 माइनस इस H प्लस से जुड़ा, तो ये HCO3 माइनस इस H प्लस से जुड़ा, तो क्या बना, H2CO3। अब H2CO3 सीधा टूट गया किसमें, प्लाज्मा जल में और CO2 में। तो ये पहली CO2, ये दूसरी CO2 और तीसरी CO2, तीनों माध्यम की CO2 पृथक होगी। अब ये CO2 का दाब ज़्यादा है तो ये CO2 पृथक होगी। फिर ये CO2 कहाँ चली जाएगी, एल्वुलाई के अंदर। फिर एल्वुलाई से एक्सपीरेशन के द्वारा एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर की O2 जो एल्वुलाई में थी वो कहाँ पर आ जाएगी, रक्त के अंदर, क्योंकि इस रक्त के अंदर O2 का दाब कम होता है इसीलिए। और गैसेस कहाँ से कहाँ जाती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ पर जो CO2 है उसका विमुक्त होकर एल्वुलाई में जाना है, यानी कि CO2 जो विमुक्त होता है उस प्रक्रिया को, यानी कि ये जो पूरा प्रोसेस है
इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हेल्डन इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? हेल्डन इफेक्ट कहते हैं इसको। इस पूरे प्रोसेस को हेल्डन प्रभाव, हेल्डन इफेक्ट कहते हैं। इस पूरे प्रभाव को CO2 जो विमुक्त हो रही है और एल्वेलाई के अंदर जा रही है उसको हम कहते हैं हेल्डन इफेक्ट। ये जो पूरा प्रोसेस है उसको, तो इस पूरे प्रोसेस को एक बार देखिए ध्यान से। H2CO3 जो पहला माध्यम था CO2 के परिवहन का, वो सीधा टूट जाता है H2 और CO2 में। जो दूसरी CO2 है कार्ब अमीनो यौगिक के रूप में HbNH3COOH के रूप में, वो भी सीधा टूट रही है HbNH2 + CO2 में। लेकिन जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसके लिए क्या हो रहा है कि पहले तो जो HHB है रक्त में वो टूट रही है H++ Hb में टूट रहा है। इसके बाद सोडियम जो बाइकार्बोनेट था, बाइकार्बोनेट लवण के रूप में जो CO2 थी वो टूट गई Na++ HCO3- में। इसके बाद ये जो HCO3- था वो किसके साथ जुड़ गया? H+ के साथ जुड़ गया। तो क्या बना? ये HCO3- H+ से जुड़ गया, क्या बना? H2CO3। अब H2CO3 था वो सीधा टूट गया H2O + CO2 में। तो प्रथम CO2 ये रही, द्वितीय CO2 ये रही, तृतीय CO2 ये रही। अब ये तीनों CO2 कहाँ चली जा रही है? एल्वेलाई में। क्लियर? तो इस प्रकार क्या हो गया? रक्त का प्योरिफिकेशन हो गया और एल्वेलाई की O2 कहाँ आ गई? रक्त के अंदर। अब ये रक्त कहाँ जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल में, फिर लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर वहां से बॉडी में जाएगा। फिर बॉडी में जाने के बाद क्या होगा? O2 सेल को देगा और सेल की CO2 वापस लेगा, तो वापस ये प्रक्रिया होगी। वहां से वो ब्लड कहाँ आएगा? राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर कहाँ जाएगा? सेल के अंदर, सॉरी लंग्स के अंदर, यहाँ पर आएगा और ये इस प्रकार ये प्योरिफिकेशन होगा। क्लियर यहाँ तक? तो अब हम बात करेंगे सम टर्म रिलेटेड टू रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई कुछ टर्म की बात करेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी की शब्दावलियों की हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहली शब्दावली वो है यूपनोइया। पहली कौन सी है? यूपनोइया। यूपनोइया किसको कहते हैं? इसका क्या मतलब होता है? वो यूपनोइया का मतलब होता है सामान्य श्वसन। जो हम सामान्य श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं उसको हम कहते हैं यूपनोइया, यानी कि उसको हम बोलते हैं सामान्य संवातन, यानी कि सामान्य वेंटिलेशन, सामान्य श्वसन, उसको हम कहते हैं यूपनोइया। और जो सेकंड टर्म है वो है ब्रैडिपनोइया। सेकंड जो टर्म है वो है ब्रैडिपनोइया। और ब्रैडिपनोइया का मतलब होता है धीमा संवातन। जो धीमी गति से सांस ली जाती है उसको हम कहते हैं ब्रैडिपनोइया। तो ब्रैडिपनोइया का मतलब क्या हुआ? धीमा संवातन। एंड जो थर्ड टर्म है वो है टैकिपनोइया। वो है टैकिपनोइया। और टैकिपनोइया का मतलब होता है, टैकिपनोइया का मतलब होता है तेज संवातन। जो तेज गति से हम सांस लेते हैं उसको हम कहते हैं टैकिपनोइया, और धीमी गति से सांस लेते हैं उसको हम कहते हैं ब्रैडिपनोइया, और जो सामान्य संवातन होता है उसको हम कहते हैं यूपनोइया। क्लियर? फोर्थ टर्म की हम बात करेंगे एपनोइया। एपनोइया का मतलब होता है संवातन अस्थायी रूप से बंद होना, कुछ देर के लिए श्वास का बंद हो जाना। तो संवातन की क्रिया यानी कि संवातन अस्थायी रूप से कुछ देर के लिए बंद हो जाना, अस्थायी रूप से बंद होना, अस्थायी रूप से बंद होना, उसको हम कहते हैं एपनोइया। संवातन का अस्थायी रूप से बंद होना उसको हम कहते हैं एपनोइया। और पांचवी जो टर्म वो है एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया, और उसका मतलब होता है CO2 की मात्रा बढ़ जाना, CO2 की मात्रा बढ़ जाना या फिर O2 की मात्रा का घट जाना। और इसके कारण क्या होता है? सफोकेशन, जिसको हम दम घुटना कहते हैं, सफोकेशन होता है, उसको हम कहते हैं एस्फिक्सिया। जिसमें CO2 की मात्रा बढ़ जाती है और O2 की मात्रा कम हो जाती है, उसको हम कहते हैं एस्फिक्सिया, जिसके कारण क्या होता है? सफोकेशन होने लगता है। अब नंबर 6 पे हम बात करेंगे टर्म हाइपोक्सिया। नेक्स्ट टर्म है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है? हाइपो यानी कि कमी, और ऑक्सिया यानी कि ऑक्सीजन, यानी कि O2 की कमी। कहाँ पर? रक्त में। तो रक्त में O2 की जो कमी होती है उसको हम कहते हैं हाइपोक्सिया। एंड नंबर 7 टर्म की बात करेंगे हाइपोकैप्नोइया। वो है हाइपोकैप्नोइया। अब हाइपोकैप्नोइया, हाइपो का मतलब क्या होता है? कमी, और हाइपोकैप्नोइया का मतलब होता है CO2 की कमी, वो भी किसमें? रक्त में। तो रक्त में जब CO2 की कमी होती है उसको हम कहते हैं हाइपोकैप्नोइया। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे हाइपरकैप्नोइया।
हाइपर कैप्नोइया। हाइपर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा। हाइपर कैप्नोइया का मतलब होता है CO2 की मात्रा ज़्यादा होना। कहाँ पर? रक्त में। उसको हम कहते हैं हाइपर कैप्नोइया। एंड लास्ट एंड फाइनल हम बात करेंगे टर्म की डिस्नोइया। डिस्नोइया और डिस्नोइया का मतलब होता है डिफिकल्ट ब्रीथिंग, यानी कि श्वास लेने में प्रॉब्लम होना। डिफिकल्ट ब्रीथिंग, तो श्वास लेने में कठिनाई होती है, उसको हम कहते हैं डिस्नोइया। तो ये थी कुछ टर्म जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड थी। क्लियर? तो आज की क्लास में इतना ही। आगे बात करेंगे कल की क्लास में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।